लेट्स टॉक अबाउट हाउ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। एंजाइम्स कैसे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव रिटन। सो एवरी केमिकल रिएक्शन हैव एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी क्रॉस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्रोडक्ट। अगर किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एक एनर्जी बैरियर होता है बीच में, उसको क्रॉस करना पड़ता है। देन ओनली दैट रिएक्टेंट विल एबल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो वो जो एनर्जी बैरियर है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक एनर्जी चाहिए अब रिएक्टेंट को, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहा हमने? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैरियर है, एनर्जी बैरियर। रिएक्टेंट को उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कितना एनर्जी चाहिए एक रिएक्टेंट को उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सो अब आगे क्या लिखा हमने? इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा, एंड वाइस वर्सा। और एक्टिवेशन एनर्जी लो रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहेगा। सो एंजाइम का रोल क्या आता है यहाँ पर? एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम जो होते हैं, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। वो क्या करते हैं? जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की, उसको कम कर देते हैं, जिससे जो रेट है रिएक्शन का वो बढ़ जाता है। ठीक है। सो ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइसिस क्या होता है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले क्या होता है? एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट होता है वहां पर सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। अब सबस्ट्रेट जैसे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। So, क्या लिखा हमने? ड्यूरिंग एंजाइम कैटालिसिस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग दिस बाइंडिंग सम बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू एक्टिवेट द सबस्ट्रेट, और रिएक्टेंट भी कह सकते हैं इसको, मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब जैसे ही बाइंड करेगा एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, तो एक बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। वो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है फाइनली वो किस काम आती है? दैट हेल्प्स द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। एंजाइम अगर नहीं यूज हो रहा होता तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प करना था सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट होने में, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब एक्टिवेशन एनर्जी तो है ही, साथ में जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुआ एंजाइम और सबस्ट्रेट के जुड़ने से, वो भी सरप्लस आ गया हमारे पास। दैट विल आल्सो हेल्प सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अल्टीमेटली क्या होगा? जो रिक्वायरमेंट है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का, वो कम हो जाए। ठीक है। एंजाइम अगर नहीं यूज हो रहा होता तो हम होली सोली किस पे डिपेंड थे? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी पे। लेकिन अब एंजाइम यूज कर रहे हैं तो जब बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुआ तो वो एक सरप्लस आ गया हमारे पास। तो उससे क्या होगा? फाइनली हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है। सो दिस the amount of energy decrease is equal to amount of binding energy released during binding of enzyme and substrate। कितना एक्टिवेशन एनर्जी में कमी लाएगा एंजाइम, दैट इज इक्वल टू कितना बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुआ जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े। ठीक है। सो डायग्राम समझते हैं। अब अगर हम देखें, ये सबस्ट्रेट है हमारा। ठीक है। तो सबस्ट्रेट अगर हम बात करें, अगर एंजाइम के बिना रिएक्शन हो रही है तो जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था वो काफी हाई था, दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम का यूज किया तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट है वो एकदम से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। सो समझने वाली बात क्या है कि एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में, चाहे एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रही है चाहे एंजाइम के बिना रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर एंजाइम के साथ होगी तो एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी की जो अमाउंट है उसको कम कर देते हैं, उसको लो कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट अगर लो हो जाएगा तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। हम कहते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, उसको क्या करते हैं? उसको लो कर देते हैं। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आखिर एंजाइम काम कैसे करते हैं, क्या तरीका है उनके काम करने का? तो फर्स्ट, एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड especially to their substrate. So it was suggested by Fischer in 1890 that
This was because that enzyme had a particular shape into which the substrate or substrates fit exactly. एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि जहां पर सबस्ट्रेट को जुड़ना है वो जो जगह होती है वो एक पर्टिकुलर शेप की होती है, तो उस पर्टिकुलर शेप से अगर सबस्ट्रेट मैच करेगा देन ओनली दैट विल एबल टू बाइंड विद द एंजाइम। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। वो जो एक्टिव साइट पे जो उसकी जो शेप है उसके साथ सबस्ट्रेट की मैचिंग बड़ी जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हम दो मॉडल से की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहला लॉक एंड की हाइपोथेसिस और लॉक एंड की मॉडल दैट इज गिवन बाय फिशर इन 1890। सो लॉक एंड की जो हाइपोथेसिस है बिल्कुल ताले और चाबी की तरह, ठीक है। किसी भी चाबी को हम किसी भी ताले में नहीं लगा सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर चाबी ही एक पर्टिकुलर ताले में लगती है। सेम ऐसे ही लॉक एंड की हाइपोथेसिस में भी, सपोज ये हमारा एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, तो अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट की जो शेप है उससे मैच करता होगा तो फाइनली क्या होगा, इट विल फिट इनटू द एंजाइम और देन क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर फाइनली प्रोडक्ट भी बनेगा। सो मतलब फिशर के अकॉर्डिंग क्या था, ये ओल्डर कंसेप्ट था कि कैसे लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस पे काम करते हैं बेसिकली जो एंजाइम्स है, कि सबस्ट्रेट आता है और वो एक्टिव साइट की अगर शेप से रिजेंबल करता है तो फाइनली फिट हो जाता है और फाइनली फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर फाइनली लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो क्या लिखा है लॉक एंड की मॉडल में, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कंप्लीमेंट्री shape of substrate molecule, that is substrate is like a key whose shape is complementary to the enzyme which is supposed to be locked and they fit perfectly, ठीक है। enzyme catalyzes only those substrate which fit perfectly on the active site of that enzyme. Once the product is formed, they no longer fit into the active site and escape into surrounding medium. So according to lock and key model, enzyme behaves as a rigid molecule, बिल्कुल एक रिजिड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं कि एक्टिव साइट में अगर फिट होगा सबस्ट्रेट तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है। हाउएवर मोस्ट एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं एंड आर फ्लेक्सिबल विद बेरिंग शेप। सो जो अगला मॉडल है हमारा जो एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करता है वो इसी बेस पे अलग है इस लॉक एंड की मॉडल से, कि उसमें ये बताया गया है कि एंजाइम जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो टाइम पे अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द। So let's now go further to the next model which explain the mechanism of enzyme action. So next है induced fit model। पहला था लॉक एंड की मॉडल, अब induced fit model। So in 1959, Costland suggested a modification to lock and key hypothesis which is known as induced fit hypothesis। अब इसमें क्या था, क्या लिखा है, working from evidence that suggests that some of the enzymes and their active sites are more flexible, so to this, so इसके बाद उसने क्या propose किया, that active sites can modify its shape and the substrate interact with the enzyme, ठीक है। बहुत सारे एविडेंस से उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर डायग्राम में देखें तो ये सबस्ट्रेट था और ये एक्टिव साइट था। एक्टिव साइट बिल्कुल भी सबस्ट्रेट जैसा नहीं है, लेकिन क्या हुआ आगे, एक्टिव साइट ने अपने में कन्फर्मेशनल चेंज लाया, जिससे फाइनली क्या हुआ, सबस्ट्रेट इज एबल टू नाउ अटैच विद द एंजाइम। ये कुछ ऐसे है जैसे सपोज हमारे पास ग्लव्स, ठीक है। हमने अपने ग्लव्स जो थे वो काफी फोल्ड करके रखे हैं, लेकिन जब हम उन ग्लव्स के अंदर हाथ डालते हैं तो वो फाइनली ग्लव्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे हाथों की शेप ले लेते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है। जो आपका एक्टिव साइट है, जैसे सबस्ट्रेट पास आएगा तो एक्टिव साइट अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फाइनली फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे जब प्रोडक्ट बन जाएगा। इंड्यूस्ड लॉक एंड की में क्या था कि एक रिजिड होता है एंजाइम, ये जो एक्टिव साइट है उसके अकॉर्डिंग अगर सबस्ट्रेट होगा तो जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। लेकिन इंड्यूस्ड फिट जो न्यू कंसेप्ट है उसमें ये क्या कहा गया कि एक्टिव साइट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और दे कैन चेंज देयर शेप, ठीक है।
सो लास्ट में क्या लिखा है, हाउएवर इन सम केसेस द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंजेस स्लाइटली एज इट एंटर्स द एक्टिव साइट। जनरली तो क्या होता है, इमीडिएटली शेप चेंज कर लेता है एक्टिव साइट, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो अपनी शेप जो है वो स्लाइटली चेंज करें एज दे एंटर इनटू द एक्टिव साइट। ठीक है। So this is all about induced fit model. So there are two models which explain the mechanism of enzyme action. पहला लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो लास्ट में एंजाइम एक्शन को दोबारा समराइज करते हैं। सो एंजाइम एक्शन में हमने दो मॉडल पढ़े, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है? पहली बात, ये अर्ली थ्योरी है एंजाइम एक्शन की, और इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक शेप टू फिट एग्जैक्टली इनटू अनदर। लॉक एंड की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसके उल्टा जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो क्या कहता है कि एंजाइम बड़े फ्लेक्सिबल हैं, तो एक्टिव साइट जो होते हैं दे कैन चेंज द शेप टू फिट द सबस्ट्रेट, और ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। लॉक एंड की मॉडल जो हमारा फिशर ने दिया था, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था वो कॉसलैंड ने दिया था। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम